हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का जो VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज था उसके हम लोग सेट 5 आज लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? रवादार ठोस का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? तो आपका इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है बर्फ, प्लास्टिक, रबर, कांच। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है? बर्फ। जैसे हीरा, ये भी एक तरह का क्या है? क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय ठोस है। नमक, NaCl, ये सब क्या है? एक तरह का क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात आ जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा है? तो कांच क्या है आपका? अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर भी अक्रिस्टलीय ठोस है और प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो कुल संख्या होती है वो 17 हो जाती है। यही आपसे पूछ देता ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है? ब्रेवेज, ठीक है, जालक की संख्या तो कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 14 हो जाती है, ब्रेवेज जालक की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकीय कौन प्रदर्शित करता है, यही आपको बताना है। तो लौह चुंबकीय जो प्रदर्शित करता है वो हो जाएगा क्या? CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, CrO2 ये आपका जो है वो क्या है? आपका लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय। देखिए पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक लौह चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ठीक है। लौह चुंबकीय किसको कहते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में प्लवर रूप से, मतलब प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, उसको लौह चुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ठीक है, उसको अनुचुंबकीय कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? परासरणी दाब को व्यक्त करने वाला सही समीकरण है। तो परासरणी दाब का सूत्र हो जाता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, या पाई को कहीं पे P भी लिखते हैं, P इक्वल टू CRT। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? P इक्वल टू CRT, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में केवल कौन से अणु पार हो पाते हैं? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से सिर्फ केवल विलायक के अणु पार करते हैं। किसके अणु? विलायक के अणु। अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु पार करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, विलायक के अणु। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता ही है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बोला है कि सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन किसका होगा? जो सबसे ज्यादा आयन में टूट जाए उसी का हिमांक अवनमन ज्यादा होगा। कहने का मतलब जिसका वांठफ गुणांक ज्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन ज्यादा होगा। देखिए K2SO4 को तोड़िएगा ना आप, ठीक है,
तो कितने आयन में टूटती है, तो हो जाती है के प्लस SO4-2, ठीक है। और यहाँ पे संतुलित करने पर 2 के आ जाता है। तो यहाँ पे कितने अणु में टूटी, मतलब कितने आयन में टूटी, तो 3 आयन में टूट गई है, ठीक है। NaCl जो होती है वो Na+ और Cl-, तो ये कितने आयन में टूटती है, तो सिर्फ 2 आयनों में टूटती है। यूरिया ये टूटती ही नहीं है। ग्लूकोज ये भी नहीं टूटती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल इसके लिए मतलब एक ही में जैसे है उसी प्रकार का रह जाती है। तो जो टूटती नहीं उसमें बातें हटा दीजिए। तो सिंपल सी, जिसका एन ज़्यादा मतलब वांठफ गुणांक ज़्यादा, तो वांठफ गुणांक जाता तो उसका हिमांक अवनमन ज़्यादा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 3 अणु में टूटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है। विद्युत अपघटन से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो विद्युत अपघटन, ठीक है, इसके नियम का जो प्रतिपादन किया था वो फैराडे ने किया था। और इसके फैराडे ने 2 नियम दिया था। क्या है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे ने क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यहीं से M = समानुपाती का साइन हटाए थे तो ZQ आया था, ठीक है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम का फॉर्मूला। यहीं से ये भी आता है, क्या आता है, यहाँ पे M को आप वेट कर लीजिए, ठीक है। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो W को समानुपाती क्यों, W समानुपाती क्यों, तो इसे W = ZQ आ जाएगा। अब यहीं से एक और भी लिख सकते हैं, W = ZQ को क्या लिख सकते हैं, तो IT भी लिखा जा सकता है। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और दूसर का नियम में क्या बताया था ये फैराडे ने, कि जो बताया कि जैसे किसी सेल को श्रेणी क्रम में आप जोड़ देते हैं तो उस पे जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो होती है वो तुल्यांक के भार के समानुपाती होती है। W1/में W2 = E1/E2, यही आया था समीकरण, ठीक है, दूसरे के नियम से। तो सिंपल सा इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत अपघटन से संबंधित जो नियम दिया था वो फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे द्रवित NaCl है, द्रवित को हम लोग गलित कहते हैं, क्या कहते हैं, गलित। तो गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम धातु प्राप्त होता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, गलित NaCl का आप लोग वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, थोड़ा देख लीजिए। तो कंडीशन होती है, एक एनोड पे क्या प्राप्त होगा और कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। तो जो एनोड पे वो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैथोड पे सोडियम धातु प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ से इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो देखिए, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे क्या प्राप्त होगा और कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे क्या प्राप्त होगा, कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, एनोड पे आपका जो होगा, एनोड पर वो आपका क्लोरीन गैस प्राप्त होगा और कैथोड पर जो होगा, कैथोड पर वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है।
देखिए लोहा का है, हेमेटाइट भी है, सीरियराइट भी है और मैग्नेटाइट भी होती है, सब होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी रासायनिक पदार्थ के क्रिया करने की दर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? देखिए जो अभिक्रिया की जो दर है या क्रिया करने की जो दर है, उस सक्रियण द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पे? सक्रियण द्रव्यमान पे। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक की इकाई होती है। तो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो स्थिरांक की इकाई होती है, वो सेकेंड इनवर्स होती है। यदि शून्य कोटि की पूछ ले तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? एक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? एक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन? तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ाता है, साम्य स्थिरांक को बदलता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या करता है? तो सक्रियण जो उत्प्रेरक क्या करता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो गया पारा। ठीक है, Hg, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है? धातु है। और एक अधातु भी है, अधातु भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो क्या होती है? ब्रोमीन होती है। ठीक है, याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कौन सी धातु निष्क्रिय हो जाती है? ठीक है, तो सांद्र HNO3 की उपस्थिति में जो धातु निष्क्रिय हो जाती है वो आपका है एल्यूमिनियम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए और भी धातुएं निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्यों होती है, इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम भी है, क्रोमियम भी है, Fe लोहा भी है, ये सबको ना एल्युमिनियम, क्रोमियम, लोहा, ठीक है, ये सब भी होती है। तो हम एल्युमिनियम का आप जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, समझते हैं थोड़ा। एल्युमिनियम को जब ना HNO3 के पात्र में हम रखते हैं तो कैसे निष्क्रिय होता है? तो धातु की जो परत होती है ना, मान लीजिए कोई धातु की परत होती है ना, धातु की परत पे, धातु की परत पे एक सतह बन जाती है। ठीक है, पतली सी, जो अघुलनशील एक धात्विक ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये परत अम्ल और जो धातु है उसके संपर्क में नहीं आने देता है। ठीक है, इसी कारण से कोई अभिक्रिया जो होने वाली होती है वो नहीं हो पाती है, तो इसी कारण से निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, एल्युमिनियम। इसमें तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में? एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग कैल्कोजन कह देते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन, कैल्कोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइलोजन किसको कहते हैं? हाइलोजन, हाइलोजन ग्रुप 17 को कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं? तो ग्रुप 18 को कहते हैं। क्षार धातु किसको कहते हैं? तो ग्रुप 1 को कहते हैं। मृदा क्षार की बात आ जाए, मृदा क्षार धातु, मृदा क्षार धातु ये किसको कहते हैं? तो ये आपका ग्रुप 2 को कहते हैं। ठीक है, निकोजन किसको कहते हैं? निकोजन ग्रुप या निकोजन फैमिली, तो ये आपका ग्रुप 15 को कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है 16 नंबर?
निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक प्रकृति के है? जैसे देखिए नाइट्रोजन है तो इसको हम N2 के फॉर्म में लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस, तो ये तो एकल हुआ नहीं। हीलियम है तो इसको सिर्फ H ही लिखते हैं। ऑक्सीजन है तो इसको O2 लिखते हैं। फ्लोरीन को F2 लिखे हैं। देखिए सब सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा रही है, दो दो के फॉर्म में लिखा रही है। हीलियम ही है जो एकल परमाणविक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? XCF4 के अणु की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? तो XeF4 की अणु की जो ज्यामितीय आकार होती है वो इस प्रकार होती है। फ्लोरीन इधर से, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसको हम लोग किस क्या नाम दे देते हैं, देख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वर्ग समतलीय बोल सकते हैं। वर्ग दी गई और समतलीय दी गई, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, स्क्वायर प्रणाली। एक और भी आता है, XCF2 का आकार कैसा होता है? तो देखिए XC और इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, तो XCF2 का जो आकार होता है वो रेखीय होता है, लीनियर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित आयनों में से कौन सा आयन रंगहीन होता है? देखिए रंगहीन होने का चाहे रंगीन कैसे होता है, तो ये डी ब्लॉक का ही गुण होता है। ठीक है, अब कब रंगहीन होगा ये समझते हैं। रंगहीन तो जब डी वाले ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में जब 0 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? रंगहीन होगा। रंगीन कैसे होगा? तो जब डी वाले ऑर्बिटल में क्या हो, जब डी वाले ऑर्बिटल में क्या हो, तो उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ हो, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक हो, मतलब अपूर्ण रूप से भरा हो, ये भी बोल सकते हैं, अपूर्ण रूप से भरा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? रंगीन है। तो ये ऑप्शन में बताइए कि Cu2+, Ti3+, Scandium3+, Fe2+, मतलब इसमें कौन रंगीन है, कौन रंगीन है? रंगहीन है। तो कैसे देखिएगा, देखिए Cu जो होता है Cu2+, ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? तो इसमें डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन बचता है। Ti3+, Ti3+, इसके डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। Sc3+, इसके डी ऑर्बिटल में 0 बचता है। ठीक है, Fe2+, इसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, तो बताइए अब कौन कैसा होगा? तो जिसमें 0 में क्या होता है? रंगहीन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चलिएगा, देखिएगा, देख लीजिए, इधर दिखाते हैं हम लोग। क्या है कि एस्केडियम, एस्केडियम का परमाणु संख्या 21 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा आर्गन और 4s2 का जगह आर्गन 4s2 3d1। आर्गन का 18 होती है, 18 2 20 1 21। अब यहाँ पे बोला है कि Sc3+, 3+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी चला गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला गया, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 0। तो ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लीजिए Ti, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो आपका हो जाती है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, आर्गन क्या जगह 4s2 और 3d2। अब इसका बता रहा है कि आपका Ti3+ का, देखिए 3+ है तो इलेक्ट्रॉन 3 को जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चली गई और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगी, तो 1 बच जाएगी, तो ई तो होगी रंगीन होगी, क्योंकि डी में 1 है। और इसका रंग भी बता देते हैं कैसा होता है इसका रंग। तो इसका जो रंग होता है वो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। ठीक है,
अब देख लीजिए एफी का एफी का जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है। देखिए क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d6, 18 इसका आर्गन का, अदू 20 अच्छो 26। अब क्या होगा, इसमें बताया है कि Fe 2+ है, 2+ लगाया तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचा डी में क्या 6, ठीक है। तो 6 बचा तो ये भी क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन बचा तो रंगीन होगा, और पूर्ण रूप से भरा हुआ है डी तो रंगीन होगा। तो इसका आकार मतलब इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो आपका हो जाता है हरा, ठीक है, हरा कलर का दिखता है। अब Cu2+ का बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी परमाणु संख्या होती है 29। तो सबसे पहले इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो आर्गन हो जाएगा, और 4s1 3d10, इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस में आता था, ध्यान कीजिए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए तो 4s0 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए तो 3d9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा, तो ये भी एक तरह का रंगीन होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो समावयवी हम लोग उसी को कहते हैं जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, मतलब अणुसूत्र क्या हो, अणुसूत्र समान हो, ठीक है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग हो, उसी को हम लोग समावयवी कहते हैं। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, एथिल एल्कोहल का CH3CH2OH, यही एथिल एल्कोहल है। यहाँ पे C2 लिख सकते हैं, और H को कितना लिख सकते हैं, 3 2 5 1 6 H6O, ये आपका क्या हो गया, एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो गया, ठीक है, यह सूत्र है आपका। तो अब अणुसूत्र समान होना चाहिए, देखिए इसमें तो एसीटोन भी नहीं होगा, ठीक है, डाईएथिल ईथर, डाई मिथाइल ईथर ये हो जाएगा। जैसे इसका संरचना देखिएगा, जैसे CH3OCH3, इसका जो C2H6O, ये जो होगा इसका संरचना मतलब इसका अणुसूत्र दोनों का मिल रहा है, तो ये आपस में क्या हुए, समावयवी हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लुईकास अभिकर्मक का उपयोग किसके बीच विभेद करने के लिए किया जाता है। तो लुईकास अभिकर्मक का जो उपयोग हम लोग करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के लिए। एल्कोहल लुईकास अभिकर्मक होता क्या है, तो आपका HCl और निर्जर Zn क्या होता है, ZnCl2 होता है, यही आपका क्या है, लुईकास अभिकर्मक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, एल्कोहल के विभेद करने में। अगला क्वेश्चन, कीटोन का समान क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। COOH ये आपका किसका है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह है। OH किसका क्रियात्मक समूह है, तो एल्कोहल का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और बेंजील्डिहाइड में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ईवी कैनिजारो अभिक्रिया देगी और ईवी कैनिजारो अभिक्रिया देगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो जमने पर बर्फ जैसी
दिखता है क्या कहलाता है? तो देखिए वो गैलेसिक एसिटिक अम्ल कहला जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर उत्पाद बनता है। आप क्या करा रहे हैं? एथिल एमीन की अभिक्रिया, एथिल एमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एथिल एमीन की अभिक्रिया। तो आप नाइट्रस अम्ल से, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगी? ठीक है, तो ये जो आपका मुख्य उत्पाद जो बनेगी वो आपका हो जाएगी एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल मुख्य उत्पाद हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन? तो देखिए C2H5NH2, ये आपका क्या होगा? एथिल एमीन हो गया। इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? तो HNO3 से करा रहे हैं। तो क्या होता है? यहाँ से N2 गैस निकलता है, N2 गैस निकलता है और H2 गैस निकल जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से O है वो किसके साथ जुड़ेगा? किसके साथ? O यहाँ से, OH यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5OH। ठीक है, तो यही एथिल एल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह का प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की जो कमी से होती है वो रतौंधी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरी जो होती है विटामिन बी की कमी से होती है। एस्कॉर्बिक जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन सी का जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का होता है क्या होता है? क्या होता है? रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी, तो इसका नाम होता है कैल्सीफिरॉल। ट्रिक हम लोग देखे थे। ठीक है, कैल्सीफिरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है? तो संघनन बहुलक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइलॉन 66 जो है आपका संघनन बहुलक है। पॉलीथीन जो है ये आपका योगात्मक बहुलक है। क्या है? कौन सा है? योगात्मक। पीवीसी जो है ये भी आपका योगात्मक बहुलक है। टेफ्लॉन भी, ये भी योगात्मक बहुलक है। देखिए संघनन बहुलक किसको कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन बहुलक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक औषधिया का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ये एंटीपायरेटिक जो होती है वो शरीर के तापमान को कम करने में इसका प्राथमिक कार्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब शरीर के उच्च ताप को, मतलब बुखार को कम कर देना होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि? जैसे देखिए CuSO4 के विलयन में ना, जब आप Fe को डालिएगा लोहे को, तो क्या करेगा? FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया है। तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर को विस्थापित होकर अवक्षेपित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? फास्फोरस अणु P4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो P4 में जो परमाणुकता होती है वो 4 हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के अलावा 5 और कौन से समूह उपस्थित होती है? देखिए जो ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होती है C6H5O6,
इसमें जो क्रियात्मक समूह होती है वो क्या होती है, एल्डिहाइड तो होती है CHO, उसके साथ साथ क्या होती है OH होती है। ठीक है, ई एक टाइम होती है, लेकिन ये कितने टाइम होती है, 5 टाइम होती है, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 बार होती है, अलग अलग कार्बन से, मतलब सबके कार्बन से जुड़ी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य स्रोत है। तो जो समुद्री घास होता है उसमें जो आपका आयोडीन पाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीरी चिली साल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र है। तो चिली साल्ट पीटल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या हो जाता है, NaNO3, ऑप्शन ए हो जाता है। जैसे कास्टिक सोडा का पूछे तो NaOH किसका सूत्र है, कास्टिक सोडा का। KOH किसका सूत्र है, कास्टिक पोटास का सूत्र है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोलरता की मात्रक मानक इकाई क्या है। तो सीधा समझिए, मोलरता की जो मात्रक होती है, जो मानक इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर होती है, मोलरता की। यदि पूछ दे मोललता की, तो इसका क्या होती है, मोल प्रति केजी, इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। अब यदि इसके पीछे जो हम लोग 4 सेट बनाए हैं, ठीक है, उस चारों सेटों को आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पूरे वीडियो के देख सकते हैं। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेंगे।